प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं यदवेंद्र सर पॉलिटी की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हम आपको पढ़ाए थे संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में। आज की क्लास होने वाली है संविधान के स्रोत के बारे में और राज्य पुनर्गठन के बारे में। जो नए नए राज्य बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान के स्रोत की अगर चर्चा करें तो ये संविधान का स्रोत है क्या? संविधान का स्रोत का मतलब कई देशों से हमारे यहाँ पर संविधान लिया गया है। इसीलिए कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान उधारों का संविधान है। उधारों का संविधान है, इसका मतलब लगभग 60 देशों से ज़्यादा जगहों पर हमारे यहाँ पर चीज़ें ली गई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें त्रुटियां रही हैं। ये अगर कहा गया है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 60 देशों से अधिक जगहों पर चीज़ें ली गई हैं वो बहु नहीं ली गई हैं। कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ वहाँ की चीज़ें अच्छी लगी उनको लिया गया है, पूर्णतया उनको नहीं लिया गया है। जैसे बात करें किस चीज़ की, एक छोटी सी चीज लीजिए, एकल नागरिकता। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता तो ब्रिटेन से ले लिया गया, लेकिन क्या नहीं लिया गया ब्रिटेन से? ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक प्रणाली है और हमारे यहाँ पर गणतंत्रात्मक प्रणाली है। तो हमारे यहाँ पर गणतंत्रात्मक प्रणाली लिया गया ना, तो जो चीजें हमको अच्छी लगी जहाँ की, वही चीजें केवल वहां से निचोड़ लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कहना गलत है कि उधारों का संविधान है। ऐसे 1935 के अधिनियम से 70% तो चीजें संविधान में केवल 1935 के अधिनियम से ही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1935 का अधिनियम भी ब्रिटिशर ने बनाया था। ठीक है, तो चलिए उसी श्रृंखला को देखते हैं, आगे समझते हैं अच्छे से। सबसे पहली चीज तो आती है कि भारतीय संविधान की संरचना के बारे में यदि प्रश्न आ जाए, भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग का झलक वो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और ब्रिटिश संविधान से हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था भी लिया गया है। आगे पढ़ाई को अभी फिर भी पढ़ लो। संसदीय व्यवस्था का प्रावधान या संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में? वो लिया गया है ब्रिटिश से या ब्रिटेन से। राजनीतिक ढांचा भी ब्रिटेन से लिया गया है। यह प्रश्न है राजनीतिक भाग भी हमारे संविधान में कहाँ से है? ब्रिटेन से ही है। अगर प्रश्न है दार्शनिक भाग हमारे संविधान की कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका और आयरलैंड दोनों जगह से। अमेरिका से कैसे? हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, यूएसए के बिल ऑफ राइट से मौलिक अधिकार लिया गया। इस प्रकार से दार्शनिक झलक हो गया। और नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी दार्शनिक झलक। तो अगर आ जाए दार्शनिक झलक की कहाँ से उद्धृत है, तो कहोगे अमेरिका और आयरलैंड से। अगर आ जाए राजनीतिक झलक हमारे संविधान की कहाँ से दिखती है, तो ब्रिटेन के संविधान से। अच्छा, तीसरी बात आती है संरचनात्मक झलक, जहाँ से हमारा संरचना स्ट्रक्चर बना है भारत का, वो कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, क्योंकि 70% हिस्सा यहीं से उद्धृत है, केवल 1935 के अधिनियम से। आगे देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसके आपको जुबान पे आने चाहिए। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। साथ में और देखिए राज्यपाल का पद, कार्यकाल, ये कहां से है? ये भी है 1935 के अधिनियम से। राज्यपाल का पद और कार्यकाल यहां पर है, लेकिन अभी पढ़ोगे राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो दूसरी जगह है। तो पद और कार्यकाल याद रखो किस जगहों पर है? 1935 के अधिनियम में। अच्छा ठीक है, न्यायपालिका का ढांचा कहां से है? 1935 के अधिनियम में। कंफ्यूजन होगा, न्यायपालिका का ढांचा यहां पर है और सशक्त एवं निष्पक्ष न्यायपालिका वो कहां पर है? वो है अमेरिका से उद्धृत है। इसलिए ध्यान रखना है। आपातकालीन व्यवस्था कहां से है? 1935 के अधिनियम से। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करना, ये प्रावधान कहाँ से है? अमेरिका से नहीं, जर्मनी से है। ठीक है, तो याद रखना आपातकाल की व्यवस्था 1935 और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन करना, ये कहाँ पर है? ये है जर्मनी से। आगे देखिएगा लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम से है। प्रशासनिक विवरण 1935 का अधिनियम। 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों का वर्णन यहाँ पर है। ठीक है, अभी समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ोगे। ठीक है,
तो ये तीनों तीनों प्रकार की सूचियां का वर्णन कहाँ पर है? 1935 का अधिनियम। जब केवल समवर्ती सूची पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया। धीरे धीरे इसको क्लियर करते रहो, नहीं तो मिक्स होती हैं चीजें। एक बार फिर से देखो, संघीय व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम 1935, राज्यपाल का पद एवं कार्यकाल 1935, न्यायपालिका का ढांचा 1935 और निष्पक्ष न्यायपालिका, अमेरिका के संविधान, आपातकालीन व्यवस्था 1935, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का हनन, जर्मनी, लोक सेवा आयोग 1935, प्रशासनिक विवरण 1935, तीनों प्रकार की सूचियां 1935। अब ब्रिटेन से देखिए, संसदीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार तो पढ़ लिए। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से लिया गया। विधि का शासन, ये भी पॉइंट, आप दो पॉइंट आते हैं, एक विधि का शासन और एक विधियों का समान संरक्षण। जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया, विधियों का समान संरक्षण शब्द होता तो वो अमेरिका से हो जाता। तो याद रखना, विधि का शासन नकारात्मक है और विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक है। ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखना है आप लोगों को, ठीक है। विधि का शासन जुड़ा रहेगा तो नकारात्मक, और ये कहाँ से है? ब्रिटेन से है। विधियों का समान संरक्षण ये सकारात्मक है, कहाँ से है? अमेरिका से है। दोनों पॉइंट का अंतर आप लोगों को याद रखना है। एकल नागरिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन से लिया गया। हमारे यहाँ पे कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता है। ये प्रावधान कहाँ से है? ब्रिटेन से है। आगे देखिएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था। आप जानते हो कि ब्रिटेन में एकात्मक लक्षण है ये, लेकिन हमारे यहाँ पर कैसा लक्षण लिया गया? संघात्मक लक्षण। तो हमारा भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है ना, क्लास 2 में मैंने बताया है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था की गई है, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो अब प्रश्न आएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया हमारे भारत के संविधान में? ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, विधायी प्रक्रिया और परमाधिकार लेख, जो रिट होते हैं, जो 5 प्रकार के रिट होते हैं, उन रिटों के बारे में भी कहां पर जिक्र हुआ है? ब्रिटेन के संविधान में हुआ है। इज दैट क्लियर? तो अब आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूएसए की बात कर रहे हैं, वहां से क्या क्या उद्धृत है, सब कुछ क्लियर होगा। बस देखते चलो अच्छे से वीडियो को, सब कुछ क्लियर होगा, ये गारंटी है। अभी इसके बाद भी मैं कंपेयर करके बताऊंगा एक एक चीजों को। तो देखिए, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार वो है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा वो कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ये कहाँ से है? अमेरिका से। मैंने बताया था न्यायपालिका का ढांचा 1935 का नियम। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका मिल गया ना, यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो जुडिशियल जो रिव्यू होता है, इसका पावर अमेरिका से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुत इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इस इम्पीचमेंट का वर्णन जो किया गया है, ये महाभियोग लिया कहाँ से गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। बच्चे ऐसे ही पेपर में प्रश्न आते हैं कि बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो कहोगे अमेरिका के संविधान से। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। जब राष्ट्रपति को यहाँ हटा दे रहे हैं तो उनको भी हटा दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके और इनके हटाने का लगभग सिमिलरिटी है हटाने की प्रक्रिया में। तो दोनों के हटाने की प्रक्रिया को कहाँ से दे दिया गया? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। महाभियोग लगाने क्या होता है? राष्ट्रपति हटता ही तो है। ये सब कहाँ पर है? यूएसए में है। विधियों का समान संरक्षण ये सकारात्मक है, मैंने बताया था। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। और विधि की समझ क्षमता ब्रिटेन से, नकारात्मक था, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यूएसए का। अब जरा कनाडा से देख लीजिए, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, दोनों में अंतर समझ में आया? जब आप 1935 का नियम पढ़े थे, वहां भी पढ़े थे संघीय संरचना या संघीय ढांचा, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था या संघीय ढांचा 1935 का नियम, लेकिन उसी के साथ अगर रहेगा सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, तो हो जाएगा उसी का आंसर कनाडा, ठीक है।
अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद को शक्ति है कि अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा? संसद। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आया हुआ है कि अवशिष्ट सूची कहाँ से ली गई भारत में? तो अवशिष्ट सूची ली गई कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति ये कहाँ से है? कनाडा से। राज्यपाल का कार्यकाल 1935 का अधिनियम, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदारी निर्णयन, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो राष्ट्रपति को परामर्श देना ही होता है सर्वोच्च न्यायालय को, ये बाध्यकारी है। और किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है? 143, अनुच्छेद 143 के तहत ऐसा बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति कोई परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने के लिए बाध्य है। हालांकि राष्ट्रपति उस बात को माने या ना माने उसकी इच्छा पर निर्भर है, ठीक है। तो ये सब कनाडा से है। जैसे देखिए संघात्मक व्यवस्था, ये था कहाँ से? 1935 के अधिनियम। लेकिन सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था कहाँ हो जाएगा? कनाडा में। अवशिष्ट सूची कनाडा में। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा में। राज्यपाल का कार्यकाल 1935 का नियम। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदायित्री निर्णय कनाडा में। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही तो पढ़ना है, ऐसे ही तो पेपर में आता है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखो और पढ़ते रहो, क्या कठिनाई है। और जो पढ़ा दे रहा हूं ये नख से सिख तक वर्णन कर रहा हूं। नख से सिख तक मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, पुलिस के लिए तो ये बहुत ही रामबाण है, यूपीएसआई के लिए रामबाण है, साथ में जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये कंपलसरी है और इससे बाहर आने वाला नहीं है आपके लिए, इतना मान लीजिए बस। चलो देखो अन्य देशों से क्या क्या लिया गया। जैसे आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ पड़े थे? अमेरिका में। राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो विधि होती है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका नामांकन भी आयरलैंड से है। लेकिन अगर आ जाए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो दक्षिण अफ्रीका। देखो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या पढ़ लिए? 3 चीजें पढ़ ली। क्या क्या? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, ये तीनों चीजें हैं आयरलैंड से। जरा आप रूस से देखिए, मौलिक कर्तव्य लिया गया है और 3 शब्द जो प्रस्तावना में थे वो भी रूस से थे। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये भी रूस से था। आगे देखो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या है। 2 चीजें याद रखना दक्षिण अफ्रीका से। क्या? एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में है, ये भी कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से है। और साथ ही साथ मैंने अभी बताया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन रहेगा तो दक्षिण अफ्रीका, मनोनयन रहेगा या नामांकन रहेगा तो आयरलैंड। आगे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या है। समवर्ती सूची, तीनों सूचियां तो 1935 के अधिनियम में, जब तीनों लिखा रहेगा एक साथ और केवल सिंगल लिख दिया जाएगा समवर्ती सूची, तब आपका कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या व्यापार और वाणिज्य के बारे में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, जो राष्ट्रपति समय समय पर अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके बुलाता है साधारण विधेयक पर, वो भी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ पर कहाँ पर है? फ्रांस से ही लिया गया है, ठीक है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये भी फ्रांस के संविधान से। ऐसे एज इट इज पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में उद्धृत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है, यह किस देश से उद्धृत है या किस देश से लिया गया है? तो याद रखना किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। या आ जाए गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से और जापान से क्या क्या लिया? देखिए जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये तो जर्मनी से है। और जापान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पेपर में आया हुआ है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस जगह से है?
जापान से उद्धृत है, ये पेपर में पूछ लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से उसको देख लिए। अब मैंने बताया था कंपैरिजन करके याद करा दूं, क्योंकि आप जब किसी से कंपेयर कर लेते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको तैयार हो जाता है। तो मैं कुछ नहीं छोड़ा हूं जो आपको मेथड छोड़ दूं कि आपका तैयारी कमजोर हो। वो सारी तैयारी लेकर के आया हूं जिससे आपको यही क्लास में ही अभी याद हो जाएगा। और अभी तक अगर सेशन लाइक ना किए हो और अच्छा लग रहा हो क्लास तो लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली क्लासेस दे दी जा रही हैं। पॉलिटी का प्लेलिस्ट पूरा बना दिया गया है, या जितने भी सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, चाहे जो सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर, हिंदी, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिसको जिस सब्जेक्ट की नीड हो जा करके उसको देख लेना। और अभी तो पॉलिटी देखिए, पॉलिटी में अब कह रहा है कि संघीय व्यवस्था के बारे में क्या कंपैरिजन कर सकते हो। संघीय व्यवस्था देखिए कहाँ से लिया गया है। अगर बात करें तो साधारण विचार सामान्य संघीय ढांचा 1935 के नियम से है, लेकिन उसी साथ जुड़ जाए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था तो कनाडा से हो गया है। दोनों मंत्र बताए थे अभी। राज्यपाल का पद एवं कार्यकाल, राज्यपाल का पद एवं कार्यकाल ये तो 1935 के अधिनियम से है, लेकिन केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आएगा तो कनाडा से है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति तो कनाडा से है, और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कहां से, 1935 के अधिनियम से है। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा ठीक है, अगला है कि राज्यपाल न्यायपालिका का ढांचा, तो न्यायपालिका का ढांचा किस जगह से है, न्यायपालिका का ढांचा 1935 के अधिनियम से है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कहां से है, तो बताए थे ना अमेरिका के संविधान से है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ये कहां से है, अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। आगे देखो, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, नामांकन कहां से था, एक नामांकन था और एक निर्वाचन था। नामांकन आयरलैंड और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, दोनों याद होने चाहिए आपको, नामांकन और निर्वाचन। ठीक है ना। अगला है विधि के समझ समता, ये नकारात्मक है, कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक है, कहां से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका से। तो ये आपका कंपैरिजन भी हो गया, इससे और अच्छे से तैयार हुआ। चलो आगे देखो, अब आता है भाग एक। भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग एक जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसका वर्णन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन ये जाएगा कहां पर है, भाग 1 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। ऐसे भी पेपर में पूछा जाता है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, तो कहोगे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अच्छा ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट, संघ के लिए यूनियन शब्द यूज किया गया। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है ये कई सारे राज्यों से मिल करके बना हुआ है, और ऐसी यूनिटी है जो मिल तो सकते हैं, शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। जरा देखिएगा, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कौन है, भारतीय संघ है। तो जरा देखिएगा भारतीय संघ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र आते हैं। अनुच्छेद 1 समझ में आया, थोड़ा और समझते हैं। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पर फेडरल शब्द का यूज इसके लिए नहीं किया गया है। समझौते का परिणाम क्या हुआ, भारत संघ का निर्माण राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अमेरिका के विपरीत। मतलब अगर भारत संघ में कोई शामिल हो गया है तो कोई समझौता करके नहीं आया कि हम इतने टाइम तक रहेंगे, हमको ये नहीं करोगे तो हम भाग लेंगे छोड़ के, ऐसा कोई समझौता नहीं। एक बार भारत में अगर शामिल हो गए तो दोबारा संसद चाहेगी तो आपको अलग कर सकती है, अपनी मर्जी से आप अलग नहीं हो सकते, किसी समझौते के तहत आपको नहीं शामिल किया गया। अलग होने का अधिकार के बारे में देखिए, किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी भारत का क्षेत्र अगर सोचे कि अपनी मर्जी से अलग हो जाए तो नहीं होला। हालांकि अमेरिका में ऐसा प्रावधान है, अलग हो सकता है। अच्छा, संसद राज्यों का गठन और विनाश कर सकती है। अगर संसद चाहेगी, ये प्रश्न पूछा गया, राज्यों का गठन और विनाश कौन करता है, संसद करती है। ठीक है, तो संसद जब चाहेगी राज्यों का गठन भी कर सकती है
और विनाश भी कर सकती है। ठीक, इसीलिए कहा गया विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्या है, उल्टा कर देता है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ या विनाशी राज्यों का विनाशी संघ या अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो याद रखना, पहले विनाशी फिर अविनाशी। ठीक है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। इज दैट क्लियर? आगे देखो, भारतीय राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि आप जानते हो, राज्य कितने हैं? 28 हैं। जो हमारे संघ है, संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। संघीय प्रणाली के सदस्य केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं, केंद्र के साथ, सेंट्रल के साथ अपनी शक्तियां साझा करते हैं। वहीं कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8 हैं। सीधे केंद्र सरकार द्वारा ये प्रशासित होते हैं। जो यूटी होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही प्रशासन करती है उनका। अच्छा, अधिग्रहित क्षेत्र जो कहीं से लिए गए हैं, अभी तक कितनी है इनकी संख्या? 0 ही है। भविष्य में अगर अर्जित किए जाते तो इनका भी केंद्र सरकार डायरेक्ट इनको अनुशासित करेगा, प्रशासन करेगा। तो 2 का तो केंद्र सरकार डायरेक्ट कर रहा है, किसका किसका? यूटी का और अर्जित किए गए क्षेत्र का। और जो 28 राज्य हैं वो संघीय प्रणाली के सदस्य केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं। हालांकि केंद्र का इस पे भी आप जानते हो, 28 राज्यों के लिए केंद्र भी है, संसद भी है और विधायिका विधानमंडल भी है, दोनों है ना। तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों पे केंद्र सरकार ही प्रभावी है। इन दोनों को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगा। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखो, भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? बनाम भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है या भारत संघ बड़ा है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है, भारत संघ छोटा है। क्यों? भारत संघ में केवल 28 राज्य आते हैं और भारत के संघ राज्य क्षेत्र में या भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आते हैं? 28 राज्य भी आते हैं, 8 यूनियन टेरिटरी भी आते हैं और अर्जित किए गए क्षेत्र भी आते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? क्या 28 राज्य वाला बड़ा हुआ? जिसमें 28 राज्य है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें अर्जित किए गए क्षेत्र, ये बड़ा होगा ना। तो अब प्रश्न आएगा तो करना कि राज्य क्षेत्र बड़ा है और भारत संघ छोटा है, नाम पे मर जाना। अगला है विदेशी उपनिवेश का भारत में विलय। आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर कंपनियां आई और शासन की और कुछ लोग यहीं पर उपनिवेश बना लिए। उसी में एक नाम आता है पुर्तगाल का। पुर्तगाल क्या है? सबसे पहले आया था और सबसे बाद में भारत में गया। तो ये भी प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा विदेशी है जो भारत में सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया? तो है पुर्तगाली। ठीक है, 1961 में ये आसपास ये विलय कर लिया। भारत में जो ये मिलाया गया क्षेत्र जहां पर इनका अधिकार था वो 1961 के आसपास। जरा देखिए कौन कौन से जगह पर इनका अधिकार था? दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और गोवा पर इनका अधिकार था। ये सभी क्षेत्र 1987 में गोवा के पूर्ण राज्य बनने के पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। इन सभी क्षेत्रों को मिलाया तो गया था भारत में 1961 में, लेकिन उसके पहले 1961 के बाद में ये यूटी के रूप में काम करते थे, यूनियन टेरिटरी के रूप में या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करते थे। 1987 में जब गोवा एक नया राज्य बनता है तो उस समय पे क्या कर दिया जाता है? इनको केंद्र शासित प्रदेश हटा करके इनको राज्य ही बना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, फ्रांसीसी के बारे में बात कर रहा है। फ्रांसीसी 1954 के बाद भारत में शामिल हो गए। फ्रांसीसी कब शामिल हुए थे? 1954 के बाद शामिल हुए थे। अच्छा, फ्रांसीसियों का आधिपत्य कहाँ कहाँ पर था? पुडुचेरी में, माहे में, यनम में, कराईकल में। अब कहोगे सर इनका विस्तार कहाँ पर है? ये तो कई नाम बता दिए। इसी पुडुचेरी का विस्तार, जो यनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। यनम का विस्तार किस जगह पड़ता है बच्चा? यनम है, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। और ये कराईकल जो है ये तमिलनाडु में है। देखते चलो। और माहे ये केरल में है और पुडुचेरी खुद तमिलनाडु में है। तो इन जगहों पर जो हम दिखा रहे हैं, इन जगहों पर फ्रांसीसियों का अधिकार था और 1954 में क्या होता है? ये भारत में विलय हो जाता है इनका। ठीक है, ये सभी क्षेत्र वर्तमान में पांडुचेरी, जो पुडुचेरी है, केंद्र शासित प्रदेश में के हिस्से हैं। पुडुचेरी, माहे, यनम, कराईकल बिखरे हुए रूप में आज भी दिखते हैं। आज भी देखोगे एटलस में तो माहे कहाँ दिखेगा? केरल में दिखेगा।
यनम कहाँ दिखेगा? आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में और पुडुचेरी स्वयं तमिलनाडु में। और पूछा भी जाता है माहे का विस्तार किस राज्य में है, या यनम का विस्तार किस राज्य में है, या कराईकल का विस्तार किस राज्य में है, ऐसा पेपर में आता है। इसलिए हम आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा दिए। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 3 की सीमा, अनुच्छेद 2 और 3 है। अनुच्छेद 2 में भारत के बाहरी क्षेत्रों का जो बाहरी क्षेत्र जो होते हैं, बाहरी सीमा, भारत के बाहर के क्षेत्र को अगर लिया जाता है, भारत के बाहर के क्षेत्र को अगर मिला करके नया राज्य बनाया जाता है, भारत के बाहर के क्षेत्र को मिला करके नया नाम रखा जाता है, तो वो अनुच्छेद 2 में संसद ही करती है वो भी। लेकिन अनुच्छेद 3 मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर जो भी हलचल होगा, चाहे नया राज्य बने, भारत के कहाँ, भारत के अंदर के एरिया में जो भी हलचल होगा, नए राज्य का निर्माण हो, नाम में परिवर्तन हो, या किसी क्षेत्र को किसी को दिया जाए, दूसरा राज्य बनाया जाए, तो ये सब अनुच्छेद 3 के माध्यम से ही होता है। ठीक है, किसके माध्यम से? अनुच्छेद 3 के माध्यम से। और इसके लिए कैसी बहुमत की जरूरत होती है? साधारण बहुमत की जरूरत होती है, किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, अगर संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र विदेशी राज्य को सौंप सकती है, अनुच्छेद 3 ये भी कहता है कि संसद जो है वो किसी विदेशी राज्य को अपने भारत का क्षेत्र दे सकती है। लेकिन शर्तें क्या है? अगर विदेशी राज्य को अपना क्षेत्र दिया जाएगा तो उसकी शर्तें हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया एक केस में 1960 में, जो बेरूबाड़ी केस हुआ था, उस केस में डिसीजन दिया क्या कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय विदेशी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप सकते हैं? नहीं, विदेशी राज्य को क्षेत्र सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के तहत विदेशी राज्य को साधारण बहुमत से नहीं सौंप सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केस आया था 1960 में, बेरूबाड़ी केस। इसमें साफ तौर पर कह दिया गया है, दे तो सकते हो किसी को, अपने क्षेत्र को दूसरे को देना पड़े तो दे सकते हो, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 3 के द्वारा साधारण बहुमत की जरूरत नहीं होगी। देने के लिए जब भी किसी को कोई क्षेत्र अपना दिया जाएगा तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और विशेष बहुमत किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हावी हो गया अनुच्छेद 368। क्लियर हो गया ना? किसी भी भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दिया जाएगा तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधित करके दिया जाएगा, ना कि वो साधारण बहुमत से दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा ठीक, बेरूबाड़ी केस में ऐसा कहा गया। फिर 9वां संविधान संशोधन 1960 आता है, बेरूबाड़ी के क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। संविधान संशोधन हुआ ना 368, तो यही कहता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 368। तो 368 के तहत ऐसा किया गया होगा। 9वां संविधान संशोधन लाया गया 1960 में, उसके द्वारा पाकिस्तान के एरिया को किसको दे दिया गया? पाकिस्तान के एरिया को उठा करके, सॉरी, भारत के क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था, उसको उठा करके पाकिस्तान को दे दिया गया। ऐसे ही सेम 100वां संविधान संशोधन आया 2015 में। इसमें क्या किया गया? 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत जो है बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, कितने? भारत जो है बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित कर दिया। तो जब भूमि हस्तांतरित किया, लिया कम दिया ज्यादा। आगे देखो महत्वपूर्ण अपवाद क्या है। 1969 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। क्या निर्णय आता है? कि यदि केवल सीमा विवाद होगा, सीमा के बॉर्डर पे कोई लड़ाई होगी, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई सीमा विवाद होगा तो उसका निपटारा करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग क्या है? कार्यपालिका ना, ये लोग जो डिसीजन दे देंगे वही मान्य हो जाएगा। ठीक है, वही मान्य हो जाएगा। उसके लिए जब बॉर्डर की बात होगी, बॉर्डर के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। भारत के अंदर के क्षेत्रों के राज्यों के बारे में बात होगी, उसको किसी को देना होगा तो संविधान संशोधन की जरूरत होगी। लेकिन बॉर्डर के बारे में ऐसा नहीं है। बॉर्डर में अगर परिवर्तन होता है तो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं या कार्यपालिका खुद ही डिसीजन लेकर के उस पार्ट को दे सकती है। उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। यही सारे पॉइंट्स आपसे आते हैं पेपर में, जहां पर आप लोग गलतियां करते हो। इसलिए मैं सोचता हूं कि अब ये गलतियां आपसे ना हो, और इसीलिए बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझते हुए चलिए, और नोट तो जरूर करते रहना, क्योंकि एक बार देखने से नहीं तैयार होगा,
आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब पूरी तरीके से तैयार होगा। लेकिन ये भी है कि इसके अलावा आज के बाद पॉलिटी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी। लग तो रहा होगा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए पॉलिटी आपकी तैयार हो जाएगी। इसलिए देखो, अच्छे से तैयार करो। आगे कह रहा है राज्यों का पुनर्गठन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और निर्माण कैसे हुआ? जब राज्यों के पुनर्गठन की बात आई, हम जानते हैं कि हमारा जो जिस समय पर संविधान बना था उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद लेकिन नए नए राज्यों का पुनर्गठन होने की बात आने लगी। जिस समय पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, उस समय केवल का, खा, गा, घा ऐसे बटे हुए थे राज्य, तो कोई सही तरीका था नहीं। फिर होता क्या है, एक कमेटी बनाई जाती है जून 1948 में, एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग ये भाषाई आधार को अस्वीकार कर देता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, कि जैसे प्रशासन करने में जैसे सुविधा होगी उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर लिया जाएगा। चलो, ये बात भी अच्छी थी इनकी। 1948 याद रखना, कब एस.के. धर आयोग कब आया था, कब अपना डिसीजन दिया? जून 1948 से दिसंबर 1948 तक ये फंसा रहा, और दिसंबर 1948 में अपना दे दिया कि भाषा का आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग खुश नहीं हुए। फिर एक कमेटी भेजी जाती है, बनाई जाती है जेबीपी समिति। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, और वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी रमैया सीतारमैया। ठीक है, ये तीनों लोग आते हैं, और ये तीनों लोग कब आते हैं? दिसंबर 1948 से अप्रैल 1949 तक। अप्रैल 1949 के बाद इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। ठीक है, दोनों लोग यही कहें। एस.के. धर जो आई थी कमेटी, कब आई थी अगर पूछा जाए तो? जून 1948 से दिसंबर 1948। और ये कब आती है? दिसंबर 1948 से अप्रैल 1949 तक रहती है। दोनों ने भाषा को अस्वीकार कर दिया। पूछा जाता है जेबीपी में कौन कौन से सदस्य थे, तो 3 थे, जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, अब जो फाइनली एक कमेटी बनती है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? फजल अली किए थे। इनके साथ 2 सदस्य और थे, कौन कौन? के.एम. पडिक्कर और एच.एम. कुंजरू। कौन कौन? के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, मतलब हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, ये दोनों लोग थे। कब से कब तक रहे? 1953 से 1955 तक। 1953 में क्या हुआ, ये भाषाई आधार को ये भी अस्वीकार कर दिए। लेकिन इन्होंने कहा, भाषाई आधार को यह स्वीकार नहीं किया, सॉरी बाई मिस्टेक, भाषाई आधार को ये स्वीकार किए। लेकिन इन्होंने एक बात कही, भाषा के आधार पर तो राज्यों का पुनर्गठन कर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि एक राज्य में केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को अस्वीकार कर दिए कि एक राज्य के लिए एक भाषा नहीं होगी, और भी भाषा बोलने वाले लोग उस राज्य में रह सकते हैं। जैसे तमिलनाडु है, क्या तमिल ही बोलने वाले लोग रह सकते हैं? जाकर के अपने यहाँ के भी यूपी के लोग तो वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ भी जा रहे हैं, तो वहाँ तो हम तमिल बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ हमको रहने का अधिकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि फजल अली आयोग में ऐसा कहा गया है कि भाषा के आधार पर चलो ज़्यादा बहुमत है आपकी, तो पंजाबी बोलने वाले हो पंजाब बना देते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप ही केवल रहोगे यहाँ, और भी भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर रह सकते हैं। एक राज्य एक भाषा को तो अस्वीकार कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया था। अच्छा ठीक है, परिणाम क्या हुआ? 1953 में ये बना था। इसको चाहे कहो फजल अली आयोग, चाहे इसी को कहो राज्य पुनर्गठन आयोग, दोनों आ जाए तो दोनों आप 1953 ही लगाना। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग, दोनों कब गठित हुआ था? एक ही बात है, 1953 में। दोनों ने अपनी, चाहे फजल अली आयोग कहो चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग कहो, रिपोर्ट को प्रस्तुत किया 1955 में। लेकिन रिपोर्ट, ये अधिनियम कब बना? 1956 में। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया या कब बना? 1956 में। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1955 में। फजल अली आयोग बना कब था? 1953 में। ठीक है, तो जब ये फजल अली आयोग बन गया तो अब क्या होता है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब आगे और राज्य बनने की बात आती है। क्या अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना।
तो 14वें राज्य के बाद 15वां राज्य बनता है कब? 1953 में। एक होते हैं वो आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषा बोलने वाले होते हैं कोटाभी श्री रामल्लू, 56 दिनों तक उपवास करते हैं और वो उपवास करते करते क्या करते हैं, आजीवन उपवास के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। 56 दिन तक उपवास करने के बाद बातें भड़क जाती हैं, तो उसके लिए तुरंत ही एक नया राज्य का निर्माण किया जाता है आंध्र प्रदेश का। किस भाषा को बोलने वाले थे ये? तमिल भाषा को बोलने वाले थे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य को एक अलग राज्य का गठन किया गया, ठीक है, तेलुगु बोलने वाले 1953 में। तो प्रश्न है अब कि पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना, कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा, ठीक है, बोलने वाले 1953 में। 1953 के बाद अगला राज्य बनता है 1960 में, गुजरात बनता है। 1963 में बनता है हिमाचल प्रदेश। 1960 में बनता है गुजरात। 1963 में बनता है नागालैंड। फिर 1966 में बनता है हरियाणा। 1971 में बनता है हिमाचल प्रदेश। ये आपसे पूछा जाता है कब किस राज्य का निर्माण हुआ। एक बार फिर से देखो, 1953 में आंध्र प्रदेश, 1960 में गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में तीन राज्य, कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों राज्य कब गठित हुए? 1972 में। उसके बाद 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1974 में गठित हो गया। 74-75 में सिक्किम। 1974-75 के बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है 1987। 1987 में भी तीन राज्यों का गठन हुआ। किसका किसका? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा कब गठित होता है? इसके पहले ये यूनियन टेरिटरी थे, ये तीनों भी यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। ये सब 1987 में बनते हैं। 1987 के बाद सन 2000 की बात आती है। सन 2000 में तीन राज्यों का गठन होता है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बनता है, ठीक है। उसके बाद 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बनता है? 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बनाया जाता है, ठीक है। तो 2 जून 2014 को क्या बनाया जाता है? तेलंगाना एक नया राज्य। एक बार फिर से सारे राज्यों को देखो क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। 1953 आंध्र प्रदेश, 1960 गुजरात, 1963 नागालैंड, 1966 हरियाणा, 1971 हिमाचल प्रदेश, 1972 तीन राज्य, कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972। 1974 सिक्किम, 35वां संविधान संशोधन, इसमें सह राज्य का दर्जा मिला। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। 1975 के बाद 1987 तीन राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा पहले यूनियन टेरिटरी थे। चलो 1987 हो गया। फिर 2000 पे आ जाओ। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 झारखंड और 15 नवंबर 2000 को, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, ठीक है। और 2 जून 2014 को कौन सा बना? तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया, ठीक है। इस प्रकार से अब 28 राज्य जो हैं उनकी भी चर्चा आपने देख लिया। जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है? इससे भी अभी पेपर में हाल फिलहाल का कोई पेपर हुआ था, उसमें इससे क्वेश्चन आया था। जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो होता क्या है 31 अक्टूबर 2019 को इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जब बनते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है जम्मू और दूसरा बनता है लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर विधानसभा है और विधानसभा के पहले उपराज्यपाल कौन बनाए जाते हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू
बनाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। वहीं लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल बनाए जाते हैं आर.के. माथुर बनाए जाते हैं। यहाँ पर विधानसभा नहीं है, दोनों की विधानसभा का काम यहीं चलता है और संयुक्त न्यायालय की भी व्यवस्था है। ठीक है, तो अब प्रश्न में आ जाए, दोनों में से किस जगह पर विधानसभा नहीं है? लद्दाख में नहीं है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर में कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले उपराज्यपाल लद्दाख में कौन बने? आर.के. माथुर बने। तो न्यायपालिका कैसे चलती है? संयुक्त न्यायपालिका चलती है। दादर नागर हवेली का देख लो, सन 2000 में जो दादर नागर हवेली था इनका विलय कर दिया गया। तो अब जो ये अलग अलग थे, दादर नागर और हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिला दिया गया। दादर नागर हवेली दमन दीव जब मिल गए, नहीं तो 9 हो जाते ना, 2 ये बढ़ जाते तो कितने हो जाते? 9 हो जाते। एक घट गया तो अब कितने हो गए? 8 ही बचे। ठीक है, इस प्रकार से अभी भी यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? 8 है केवल। ठीक है, भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? 2024 की बात करते हैं। 2024 की क्या, 2026 चल रहा है तो 2026 की बात कर लो। 2026 में भी कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भी हैं। एक बच्चे से मैंने यही पूछा था कि कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, उसने 9 ही बताया था। इसलिए बच्चे थोड़ा अपडेट रहो, इस समय पर केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 और स्टेट्स हैं 28। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में आपने बहुत अच्छे से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ा और बहुत अच्छे से समझा होगा इसको, और स्रोत भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाए, और उसको भी एक बार दोबारा देख लेना, वो तैयार हो जाएगा, उससे भी प्रश्न आते हैं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आप लोग, और लाइक जरूर कर देना सेशन को अगर अच्छा लगा हो। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कितने इफर्ट के साथ जो पढ़ा रहे हैं, कोई मेरा यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ नहीं है, केवल आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले कि कैसा लग रहा है क्लास और कितने ज़्यादा बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए सेशन को शेयर करते रहना। चलते हैं अब इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।